राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो ठीक है, आज फिर हम इकोनॉमिक्स का सेशन अपना आगे बढ़ाते हैं। जैसे इससे पहले की क्लास में हमने अर्थव्यवस्था को समझा, अर्थव्यवस्था किस प्रकार आई, किस प्रकार बाजार का निर्माण हुआ, ये सब हम अपनी पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज जो हमें हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पर इकोनॉमिक्स का रहने वाला है वह होगा आपका अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है उसका नाम लिखिए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है या इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो विचारधारा के आधार पर, दूसरा आपका व्यापार के आधार पर। तो अब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की। तो कितने भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। जो पहला भाग इसका होगा व्यापार के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण किया जाता है व्यापार के आधार पर किया जाता है, और जो दूसरा वर्गीकरण किया जाता है विचारधारा के आधार पर किया जाता है। बात करते हैं हम व्यापार के आधार पर। व्यापार के आधार पर आपकी अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि व्यापार के आधार पर एक तो आपकी होती है खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है आपकी बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि आप किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं, यानी कि आपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, कोई भी देश आपके यहाँ आकर व्यापार कर सकता है या आप कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट आप पर किसी भी तरह के कोई भी पाबंदी नहीं लगाती। तो वह होती है आपकी खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण करना अपनी अर्थव्यवस्था का। दूसरा जो प्रकार इसका होता है वह होता है बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था केवल आप अपने देश में ही सीमित रहेंगे, आप व्यापार करने ना तो देश के बाहर जाएंगे, न ही आप बाहर से किसी को आने देंगे। यानी कि सरकार प्रतिबंध लगा देती है कि हम उत्पादन अपने देश में ही करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे, ना तो हम किसी को अपना प्रोडक्ट देंगे न हम किसी से अपना प्रोडक्ट लेंगे। तो दो प्रकार से आपका व्यापार के आधार पर इसको इकोनॉमिक्स को बांटा जाता है। पहला जो इसका भाग होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, व्यापार पर प्रतिबंध होता है अन्य देशों के साथ। अन्य देशों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध। वहीं अगर हम बात करें खुली अर्थव्यवस्था, तो खुली अर्थव्यवस्था आपकी होती है वैश्वीकरण। खुली अर्थव्यवस्था को ही कहते हैं वैश्वीकरण। सभी देशों के साथ व्यापारिक लेन देन। सभी देशों के साथ व्यापारिक लेन देन आपकी खुली अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। इसमें आपका पूरा विश्व इसी इकोनॉमिक्स को अपनाता है, खुली अर्थव्यवस्था को अपनाता है। अगर हम बात करें
बंद अर्थव्यवस्था का वर्तमान में इसका कोई अस्तित्व नहीं है या कोई भी देश इसको नहीं अपनाता वर्तमान में। अगर हम बात करें 1992 से पहले हमारी इकोनॉमिक्स बंद थी या हम बंद अर्थव्यवस्था को अपना रहे थे, उसका कारण था जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें अपने देश में सुधारनी थी। अगर उस समय 1992 के पहले का समय अगर हमारे यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था को अपना लिया जाता है या हमारी उस समय की गवर्नमेंट जब देश आजाद हुआ उस समय हम लागू कर देते खुली अर्थव्यवस्था, उसका होगा क्या, जो बाहर की कंपनियां हमारे देश में आती वो देश की कंपनियों को दबाना शुरू कर देती, क्योंकि उस समय हमारे पास आर्थिक समस्याएं काफी थी। अभी 1962 में हमने युद्ध भी लड़ा था, जैसे देश आजाद हुआ हमने पाकिस्तान को भी पैसा दिया था, तो उस समय इकोनॉमिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। और यदि हम उस समय खुली अर्थव्यवस्था का चयन करते तो बाहर से कंपनियां आकर हमारे देश की कंपनियों को दबाना शुरू कर देती या उनका वर्चस्व बाहरी कंपनी का बढ़ जाता, जिसका देश फिर से नुकसान उठाता। तो इसलिए अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, भारत वैश्वीकरण का हिस्सा बना 1992 में जब हमारी एलपीजी पॉलिसी लाए आपके मनमोहन सिंह जो हमारे उस समय के वित्त मंत्री थे। तो 1992 से हम लगातार खुली अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज वर्ल्ड के सभी देश खुली अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, कोई भी देश इसका उदाहरण नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। तो अब बात करते हैं विचारधारा के आधार पर, यानी कि विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है विचारों के आधार पर, यानी कि इसमें सरकार देखना चाहती है कि किस प्रकार की विचारधारा अपनाएगी। अगर हम बात करें इसके 4 प्रकार इस अर्थव्यवस्था के होते हैं। अगर सबसे पहली अर्थव्यवस्था की हम बात करें, सबसे पहली अर्थव्यवस्था आपकी कहलाती है यहाँ पर समाजवादी। तो सरकार का इसमें लक्ष्य होता है समाज का कल्याण करना, यानी कि सरकार मैक्सिमम चाहेगी कि वहां पर रहने वाले नागरिकों का या सामाजिक व्यक्तियों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। इसमें सरकार अपने लाभ या फायदे के लिए कार्य नहीं करती। दूसरी आपका अर्थव्यवस्था आती है पूंजीवादी, जिसमें पूंजी को प्रधान माना जाता है, यानी कि पूंजी को अधिक बल दिया जाता है। इसमें होता क्या है, सरकार अपने यहाँ का प्राइवेट करना शुरू कर देती है सभी कंपनियों को, या प्राइवेटाइजेशन को अपनाती है, निजीकरण को अपनाती है, यानी कि निजी कंपनियों का स्वामित्व बाजार में बढ़ जाता है और सरकार इसमें अपने आप को पीछे कर लेती है। वहां पर सामाजिक कल्याण का लक्ष्य नहीं पाया जाता, वहां का लक्ष्य होता है मैक्सिमम लाभ कमाना, यानी कि पूंजी पर बल देना। तीसरी अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमारा देश अपनाता है। हमारे देश पूंजी भी कमाना चाहता है, दूसरा सामाजिक कल्याण भी करना चाहता है, यानी कि दोनों के बीच एक समतुल्यता बनाकर आगे बढ़ना चाहता है। तो इस प्रकार की इकोनॉमिक्स जहां पर सामाजिक कल्याण के साथ साथ पूंजी कमाने पर भी बल दिया जाता है या देश की इकोनॉमिक्स को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आपकी कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चौथी अर्थव्यवस्था आपकी आती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। वहां पर पाई जाती है जहां पर एक ही पार्टी का शासन हो, यानी कि एक ही पार्टी वहां पर शासन करती है या उस देश में एक ही विचारधारा पाई जाएगी। उसे ना तो सामाजिक लक्ष्य से कोई मतलब होगा, ना ही उसे पूंजी कमाने से मतलब होगा, उसे अपनी विचारधारा को ही आगे बढ़ाना होता है। कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल भी हमारी इकोनॉमिक्स में पाए जाते हैं आपके विश्व में। तो अब इनके बारे में एक एक चर्चा कर लेते हैं। अगर विचारधारा के आधार पर बात करें हम, पहली जो आपकी अर्थव्यवस्था आएगी यह होगी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर बात करें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, इसका लक्ष्य क्या होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होगा लाभ कमाना। दूसरा, निजी कंपनियों का या निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। यहाँ के बाजार पर आपकी जो प्राइवेट कंपनी होती है, पूर्ण रूप से आपके बाजार पर प्राइवेट कंपनियों का नियंत्रण होगा, जहां पर भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाएगी। इस प्रकार लिखिए, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा। और जब निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है तो इसका मतलब इसमें ये क्या करेंगे, ये अपना मैक्स, जब निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा तो इनका लक्ष्य क्या होगा, लाभ कमाना। निजी क्षेत्र क्या चाहता है, प्राइवेट कंपनी ये चाहती है प्राइवेट कंपनी की हम मैक्सिमम तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। और जब इनका लक्ष्य लाभ कमाना होगा तो इसका मतलब है यहाँ की जो
कीमत होगी, इसमें क्या पाई जाती है, कीमत तंत्र, यानी कि कीमत या प्राइस जो होता है, प्राइस को यहाँ पर अधिक महत्ता दी जाती है। जब हम प्राइस बढ़ाएंगे तभी तो हमारे पास लाभ अधिक आएगा, यानी कि यहाँ के बाजार में क्या पाया जाता है, कीमत तंत्र पाया जाएगा। और जब कीमत तंत्र पाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर अधिक प्रतियोगिता का भी सर्जन होता है, अधिक प्रतियोगिता भी यहाँ पर पाई जाएगी। अधिक प्रतियोगिता का मतलब होता है, यानी कि जैसी कीमत तंत्र होगा, कोई कीमत को बढ़ाएगा, कोई घटाएगा, यानी कि अधिक लुभावनी यहाँ पर प्रतियोगिता होती है। तो प्रतियोगिता इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही सबसे ज्यादा प्रतियोगिता पाई जाती है। और जब इसमें प्रतियोगिता अधिक होगी, तो प्रतियोगिता अधिक करने का कारण मतलब लक्ष्य क्या होता है, प्रतियोगिता अधिक करने का मतलब होता है ये अपने ग्राहक को अधिक से अधिक संतुष्टि देना चाहते हैं, इस प्रकार की प्रतियोगिता पाई जाती है। यानी कि इस अर्थव्यवस्था में जोर दिया जाता है ग्राहक की संतुष्टि पर। और जब इसमें ग्राहक की संतुष्टि पर जोर दिया जाता है, तो इसका अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सा देश अपनाता है, आपका यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ऐसा देश है जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ज्यादातर चीजें अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर को सौंप देता है या निजी क्षेत्र को स्वामित्व में ले आता है। निजी क्षेत्र के स्वामित्व आने से एक तो वो मैक्सिमम लाभ कमाना चाहेगा, मैक्सिमम लाभ कमाने का उसके पास एक ही जरिया होता है, वो ग्राहक को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रोवाइड करे। तो ग्राहक की संतुष्टि पर जोर दिया जाता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नोट करिए। तो दूसरी अर्थव्यवस्था अब हम पढ़ते हैं, जो विचारधारा के आधार पर दूसरा वर्गीकरण होता है, वो होता है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी के एकदम विपरीत होती है। यहाँ पर सरकार प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देती है, समाजवादी में प्राइवेट कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था केवल प्राइवेट कंपनी को ऊपर ही नहीं आने देती, वो केवल अपनी सरकारी तंत्र को ही ऊपर रखती है। जब सरकारी तंत्र ऊपर रहेगा तो समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करेगा, यानी कि बाजार पर पूरा नियंत्रण किसका होगा, सरकार का होगा। तो लिखिए सबसे पहले, बाजार पर नियंत्रण किसका होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व। इसमें क्या होगा, आपका सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व, यानी कि मालिकाना हक बाजार पर सरकार रखेगी। सरकार ही मालिक होती है बाजार का, वो ही वहां पर प्राइस डिफाइन करेगी, वो ही वहां पर सामान को बाजार में भेजेगी, यानी कि पूरा कंट्रोल बाजार पर यहाँ पर सरकार का होता है। और ऐसा क्यों करना चाहती है सरकार, ऐसा करनी चाहती है क्योंकि इसका लक्ष्य क्या होगा, सामाजिक कल्याण, क्योंकि यहाँ की सरकार सामाजिक कल्याण पर बल देती है। इनको अपनी इकोनॉमिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता, इनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे अपने यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों का सामाजिक कल्याण करना है या इनको विकसित करना है। और अगर बात करें यहाँ पर प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जब सरकार ही स्वामित्व में है और सरकार ही सब कुछ चला रही है, जब प्राइवेट सेक्टर आपका अस्तित्व ही नहीं है तो वहां पर प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। और इसके अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, इस अर्थव्यवस्था को अपनाता है आपका यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ। सोवियत संघ इस अर्थव्यवस्था को अपनाता था। तो वर्तमान में सोवियत संघ अस्तित्व में नहीं है। जो रूस है, रूस आपका या सोवियत संघ इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो रूस था पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसका झुकाव मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें रूस पहले समाजवादी था, समाजवादी यानी कि सामाजिक कल्याण पर उसने बल दिया, लेकिन जैसे ही उसका विघटन हुआ तो रूस धीरे धीरे अब समाजवादी अर्थव्यवस्था से किस तरफ जा रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है, यानी कि वह दोनों के लक्षण अपने अंदर ले रहा है। तो अब बात करते हैं हम अगली अर्थव्यवस्था के बारे में।
हमारी अगली अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें दोनों अर्थव्यवस्था के गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि आपका इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना व सामाजिक कल्याण, दोनों को साथ लेकर चला जाता है। एग्जाम्पल इसके आपका इंडिया, ब्रिटेन और रूस। वहीं चौथी अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो ये होती है आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही पार्टी का शासन होता है। एक ही पार्टी का शासन या एक ही विचारधारा, यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक ही विचारधारा। और इसके एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा उत्तरी कोरिया, वियतनाम हो गया आपका, चीन भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ये दूसरे देशों के साथ व्यापार तो करते हैं, लेकिन इनकी अपनी ही एक कंडीशन होती है, मनमाना व्यवहार, यानी कि एक ही विचारधारा को ये आगे बढ़ाते हैं, कोई भी बदलाव नहीं करते उसमें। तो अब अगर हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करें, अब थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप समझ गए, साम्यवादी समझ गए, मिश्रित अर्थव्यवस्था इंपोर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों को साथ लेकर चला जाता है। इसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व भी होगा, सरकार का भी स्वामित्व होगा। तो अगर हम बात करें रूस के बारे में, रूस ऐसा देश है जो समाजवादी से जो आपका बात करें समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ चल रहा है। तो उसी के तर्ज पर अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पहले रूस आपका समाजवादी था, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया क्या था, इंडिया ने पहले बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कि कोई भी ना तो बाहर व्यापार देगा ना लेगा, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया। 1992 से पहले अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर बल दिया। तो धीरे धीरे हम जो बने समाजवादी, हम बने समाजवादी, यानी कि हमने अपने यहाँ को क्या किया, उद्धार किया, अपने यहाँ की कंपनियों को बढ़ावा दिया। तो धीरे धीरे जब 1992 में हम पहुंचे, 1992 में हमने वैश्वीकरण को अपनाया, एलपीजी मॉडल हम लेकर आए। तो उसके बाद अब अगर हम थे उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था, हम एलपीजी मॉडल के समय बन गए थे, यानी कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है और सरकार भी अपना अलग कार्य कर रही है, दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर लाभ कमाने पर, यानी कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है, और उसके साथ साथ हमारी सरकारें आर्थिक नियोजन यानी कि प्लानिंग करके सामाजिक कल्याण भी करती रही है। तो अब अगर हम वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करें इंडिया की, तो धीरे धीरे अब हम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा झुकाव कर रही है, यानी कि प्राइवेट की तरफ जा रही है, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, या सरकार अपना विनिवेश कर रही है। निवेश हमने बता दिया था आपको, निवेश लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन विनिवेश करने का भी सरकार का कारण होता है। जहां सरकार विनिवेश करती है, यानी कि अपने शेयर को बेचना या अपनी हिस्सेदारी को बाजार में बेचना,
और जब अपनी हिस्सेदारी सरकार बेचती है तो प्राइवेट कंपनी का हिस्सा बाजार में बढ़ जाता है। तो अब अगर हम इससे समझना चाहें इंडिया की स्थिति, तो भारत देश जो है आपका, या भारत देश जो आपका इस समय है, दोनों के साथ साथ अब आपका सामाजिक कल्याण थोड़ा नीचे जाएगा और आपका लाभ वाला यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थोड़ी ऊपर आएगी। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या वर्तमान स्थिति में भारत किस तरफ बढ़ रहा है। तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत इस समय बढ़ रहा है, अगर हम वर्तमान स्थिति की चर्चा करें तो। क्योंकि आप जानते हैं अभी हमने रेलवे में भी कुछ पीछे सरकार ने LIC बेची, ऐसे बहुत सारे बजट आए पिछले 2-3 सालों के बजट की अगर हम विश्लेषण करें तो उस बजट का विश्लेषण से निकाल सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से किस तरफ जा रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रही है। और इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, वो तो बात की चर्चा है, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा फायदे और नुकसान के बारे में। लेकिन इतना समझना हमें आना चाहिए कि हमारे देश की इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, या हमारी सरकारें इकोनॉमिक्स को किस तरफ लेकर जा रही है। इससे ठीक है इकोनॉमिक्स बढ़ेगा, उपयोगिता का सर्जन भी यहाँ पर होगा, रोजगार की संभावना भी बनेगी, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी है। जो इसी कारण तो रूस अगर देखे पहले किस तरफ था, समाजवादी की तरफ था, मिश्रित की तरफ आया, समाजवादी से मिश्रित की तरफ चला, क्योंकि समाजवादी में रहकर अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ का लक्ष्य केवल लाभ कमाना हो ही नहीं सकता, यहाँ केवल सामाजिक कल्याण पर ही बल देना होता है। और जब हम सामाजिक कार्यों में अपने पैसे को लगाएंगे तो वहां से लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए रूस भी अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ आया है, और हम मिश्रित अर्थव्यवस्था से अपनी इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी सरकारों का टैगलाइन भी होता है, हमें इतने ट्रिलियन डॉलर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, या इतने नंबर पर हमें पहुंचना है, दूसरे तीसरे पांचवे। तो उसका केवल एक ही कारण हो सकता है उसको बढ़ाने का, और वह है आपका पूंजीवादी। जैसे ही पूंजीवादी अस्तित्व में आएगा या प्राइवेट सेक्टर अस्तित्व में आता है तो हर चीज बढ़ जाती है, या आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, यहाँ से उपयोगिता सब कुछ होगा, लेकिन इसका नुकसान भी है, वो एक अलग डिबेट होगी, उस पर चर्चा करेंगे हम बाद में। तो अब आप समझ गए होंगे हमारे वर्तमान स्थिति इकोनॉमी की क्या है, हम अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नोट करिए, फिर इसे आगे चलते हैं। फिर अब हेडिंग आ रही है क्षेत्रों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सेक्टर। तीन प्रकार के क्षेत्र शामिल होते हैं इकोनॉमिक्स में, मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूं कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र जिसमें कच्चा माल होता है, यानी कि कच्चा माल के रूप में पाए जाने वाले एरिया को ही आप क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। अगर हम बात करें दूसरा क्षेत्र होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र आपका कहलाता है तृतीयक या टर्सरी सेक्टर। जल्दी से हम इनके बारे में समझ लेते हैं।
तो पहले बात करते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो कच्चे माल के रूप में होता है, जैसे आपकी कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, ये यहाँ पर जहाँ पर भी प्रोडक्ट आपके कच्चे माल के रूप में होता है या कच्चा माल होता है, उस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर जो आपका होगा कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में जाना जाता है, कच्चे माल के रूप में जाना जाता है। और इसके प्राथमिक क्षेत्र में अगर बात करें, प्राथमिक क्षेत्र हमारे देश का वह क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, यानी कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता है। यह क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है। लेकिन अगर बात करें हम, रोजगार तो सबसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन इस क्षेत्र की कमाई सबसे कम होती है। इस क्षेत्र में कमाई सबसे कम है। रोजगार तो सबसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राप्त होने वाली आय सबसे कम होती है। अर्थात इस प्रकार अगर हम जाने, यह हमारी जीडीपी का 17% भाग बनाता है। अर्थात मात्र 17% ही इसकी हमारी जीडीपी में योगदान है। जीडीपी यानी कि आपकी सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इस प्रकार आप इसे साधारण शब्दों में कह सकते हैं देश की आय। और हमारे देश की आय में इसका केवल 17% ही हिस्सा है। रोजगार तो सबसे ज्यादा आपका दे रहा है, लेकिन कमाई सबसे कम इसी क्षेत्र में देखी गई है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल यानी कि कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, एक आपका कृषि हो गया, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया आपका, मधुमक्खी हो गया आपका, तीसरा आपका डेयरी उद्योग हो गया। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र के ही प्रकार है। तो जैसे कृषि में पूछा जाए, कृषि में देश की सर्वाधिक जनसंख्या लगी हुई है या सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है। और कृषि में जो सी बेरोजगारी पाई जाती है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से हम कहते हैं। आय यानी कि क्षमता से अधिक व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र आपका सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भी क्षेत्र है और सबसे कम कमाई वाला क्षेत्र भी आपका प्राथमिक क्षेत्र ही है। अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि इसको कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। इसमें विनिर्माण या निर्माण किया जाता है। यह हमारी जीडीपी का 29% भाग बनाता है। हमारे जीडीपी में 29% हिस्सा आपका किसका होगा? द्वितीयक क्षेत्र का होगा। और इसमें कौन कौन शामिल होती है? इसमें शामिल होती है आपकी फैक्ट्री, इसमें शामिल होता है आपका तेल शोधन यानी कि जो रिफाइनरी है, और आदि यानी जितने प्रकार की फैक्ट्री होती है जो विनिर्माण कर रही है या निर्माण कर रही है, कोई भी चीज बनाना होता है या निर्माण करना होता है, वो आपके द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, यानी कि उत्पादक वर्ग द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो गए। और इनकी हिस्सेदारी हमारी जीडीपी में 29% है। अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें, इनको कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र होता है सबसे कम रोजगार यही क्षेत्र देता है, सबसे कम रोजगार आपके इसी क्षेत्र में है, लेकिन जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा यही बनाता है। जीडीपी में सबसे ज्यादा इसी की भागीदारी है। हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा इसी की भागीदारी होगी। अगर बात करें हम अपनी जीडीपी का, तो कितना परसेंट हिस्सा तृतीय क्षेत्र बनाता है? तो ये बनाता है आपका लगभग 54%।
54% हिस्सा आपके जीडीपी का तृतीयक क्षेत्र ही बनाता है। और इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, यहाँ पर आ जाएगा आपका बैंकिंग, चिकित्सा विभाग, आपकी एलआईसी सेक्टर यानी कि बीमा कंपनी। इस प्रकार की कोई भी कंपनी जो केवल सेवा प्रदान कर रही है, सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। तो ये सबसे कम रोजगार हमारे देश में देती है, लेकिन सबसे बड़ी हमारे देश की आय का स्रोत तृतीयक क्षेत्र ही माना जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों को क्या कहते हैं? इसके कार्मिक आपके कहलाते हैं रेड कॉलर जॉब। इसके कार्मिकों को जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें कहा जाता है रेड कॉलर जॉब। और जो द्वितीयक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके कार्मिकों को क्या कहेंगे? उनके कार्मिकों को कहते हैं हम ब्लू कॉलर जॉब। वहीं अगर सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कार्मिकों को क्या कहते हैं? इनमें काम करने वाले कार्मिकों को कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब। इनके कार्मिकों का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपके टाइप ऑफ सेक्टर भी पूरे हो गए, आपका इकोनॉमिक्स का भाग भी हो गए। तो आज का आपका सेशन कंप्लीट है। ये प्राथमिक क्षेत्र के बारे में सभी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है कच्चे माल वाला क्षेत्र, यानी कि जो हमें कच्चा माल प्रोवाइड कराता है। जैसे कृषि खेती जो होती है, फसल कच्चे माल के रूप में होती है। और इस प्रकार गन्ने की फसल को समझ सकते हैं। गन्ने की फसल कृषि के अंतर्गत बोई जाती है या खेती की जाती है गन्ने की फसल की, वो आपका कच्चा माल हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। दूसरा है जो पहुंच जाएगा फिर फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री वहां से विनिर्माण करेगी, निर्माण करती है चीनी का गन्ने के रूप में, गन्ने के इस्तेमाल से, तो वो आ जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र में। और तीसरा क्षेत्र जैसे चीनी बन जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बाजार के माध्यम से। तो बाजार आपका सेवा प्रदान कर रहा है या कंपनी को, जो उद्योग होता है कंपनी को बेच देता है, कोई भी कंपनी हो सकती है चीनी कंपनी, तो वो आपकी तीसरे क्षेत्र में आ जाएगी। तो अब अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र यानी कि गन्ने की फसल बोने के लिए जो कार्मिक वहां पर लगे हैं उन्हें कहते हैं रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब यानी कि अत्यधिक श्रम उन्हें करना पड़ता है, सबसे ज्यादा श्रम प्रदान यही होता है। दूसरा अगर विनिर्माण की बात करें, विनिर्माण में अगर हम आते हैं, निर्माण करने के लिए मशीनरी आ जाती है, तो वहाँ के कार्मिकों का जो श्रम है थोड़ा घट जाता है, इसलिए उन्हें ब्लू कॉलर जॉब में रखा गया है। तीसरे कार्मिक जो तृतीय क्षेत्र सेवा वाला क्षेत्र होता है, यानी कि कोर्ट टाइप वाला क्षेत्र होता है, जो अपने ऑफिस में बैठकर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें व्हाइट कॉलर जॉब भी कहा गया है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो आज का सेशन आपका कंप्लीट है और हमारा जो अगला टॉपिक इकोनॉमिक्स में चलेगा, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।